हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का स्टूडेंट हो या सोल का स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक मेन सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपका ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये पांचों इसकी जो पांचों यूनिट है, 5 यूनिट आ रही है आपके सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उन पांचों यूनिट को कवर करवाने वाला हूँ एक एक करके वीडियोस के पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको इन पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी जितनी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। वीडियोस इसकी पार्ट्स में आएंगी यूनिट वाइज, और यूनिट में भी पार्ट बनेंगे वीडियो के। काफी लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, आधे आधे घंटे की आपकी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट कवर करवाया जाएगा पार्ट्स में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ मैं आपको, वो अपनी बुक में से कवर करवाने वाला हूँ, जो बुक क्रिएट करी हुई है हमने। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल मिलेगी परचेज करने पर, जिसके अंदर से मैं आपको सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। इसके अंदर आपका जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कंटेंट दिया गया है, एक एक कंटेंट सारा कवर करा गया है। उसके अलावा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं यूनिट वाइज, और साथ में आपको 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाए गए हैं इसके अंदर। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं इन सारी चीजों को काफी डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें टाइप्स ऑफ मर्जर और इससे आगे का कंटेंट कवर करना है। इससे पहले का जो भी इस यूनिट का कंटेंट है वो वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर करवाया जा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो अब देखिए, टाइप्स ऑफ मर्जर में मर्जर कितने टाइप का होता है। लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि मर्जर एंड एक्विजिशन होता क्या है। फर्स्ट टाइप का मर्जर है हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो अ हॉरिजॉन्टल मर्जर ऑकर व्हेन टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री एंड ऑफरिंग सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस कंबाइन देयर ऑपरेशन। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? ऐसी दो कंपनियां जो सेम इंडस्ट्री में हैं और सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं या सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपस में एक हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो उस चीज को कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मर्जर। तो अब वर्टिकल मर्जर इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। ऐसी दो कंपनियां दो जो सप्लाई चेन में 2 लेवल्स पर हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। या तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ मिला लेते हैं या अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को अपने साथ मिला लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल मर्जर। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ऑकर व्हेन टू कंपनीज फ्रॉम अनरिलेटेड इंडस्ट्री मर्ज टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस इंटरेस्ट एंड रिड्यूस रिस्क। ऐसी दो कंपनियां जो आपस में किसी तरीके से रिलेटेड नहीं थी, ना बिजनेस से, ना टेक्नोलॉजी से, ना किसी चीज से, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। किस लिए? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो उस चीज को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। तो अब प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर इज आल्सो नोन एज को जेनरिक मर्जर। हियर टू कंपनीज दैट प्रोवाइड सेपरेट सर्विसेज टू द सेम कस्टमर बेस लाइक वाईफाई प्रोवाइडर एंड अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर वर्क टुगेदर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है? ऐसा मर्जर, इसे हम को जेनरिक मर्जर भी कहते हैं। इसके अंदर दो कंपनियां जो सेम कस्टमर को दो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाएं, तो उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। जैसे कि एक वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर और जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, उनके जो कस्टमर हैं वो दोनों के सेम ही हैं, तो वो दोनों अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। नेक्स्ट आता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। तो कंपनीज दैट सेल द सेम आइटम बट कंप्लीट इन सेपरेट मार्केट ऑफन मर्ज टुगेदर अंडर दिस टाइप ऑफ मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है? ऐसी दो कंपनियां जो सेम आइटम सेल करती हैं लेकिन दो अलग अलग मार्केट में सेल करती हैं, उसे कहा जाता है, अगर वो दोनों कंपनियां कंबाइन होती हैं तो वो कहलाएगा आपका मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। कंपनीज दैट मर्ज इन मार्केट एक्सटेंशन ट्रांजेक्शन वांट टू एक्सपेंड देयर क्लाइंट बाय गेनिंग एक्सेस टू अ लार्ज मार्केट। जो ये कंपनीज होती हैं वो किस लिए मर्ज होती हैं? ताकि उन्हें एक लार्ज मार्केट का गेन मिल सके और वो अपने बिजनेस को, ट्रांजैक्शंस को एक्सपेंड कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1 पहला एडवांटेज होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज कंबाइंड ऑपरेशन में रिजल्ट इन रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी।
मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, कॉस्ट की सेविंग होती है क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो कंबाइंड होकर चलते हैं, जिससे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन कम होता है, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन रहते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन हेल्प कंपनी एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, अलाउइंग देम टू compete मोर इफेक्टिवली एंड कैप्चर अ लार्ज मार्केट बेस। मर्जर एंड एक्विजिशन की मदद से कंपनी क्या कर पाती है, अपनी प्रेजेंस को, अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाती हैं, एक्सपेंड कर पाती हैं और वो और ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से कॉम्पीट कर पाती हैं ग्लोबल मार्केट में और एक लार्ज कस्टमर बेस को कैप्चर कर पाती हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इनेबल कंपनी टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमर सेगमेंट, ज्योग्राफिक रीच, इंडस्ट्री एक्सपोजर, रिड्यूसिंग रिस्क एंड एनहांसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट जो जो ऑफर करती हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, जो कस्टमर सेगमेंट है उनका उसे डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, जो उनका ज्योग्राफिकल रीच है उसे डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, अपनी इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है उसे बढ़ा सकती हैं, अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकती हैं और बहुत सारी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं उन्हें गेन कर सकती हैं। नेक्स्ट है साइनर्जीज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन क्रिएट साइनर्जीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेवेन्यू, कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट बेनिफिट द मर्ज्ड एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर। साइनर्जी का बेनिफिट मिलता है, मतलब जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो साइनर्जीज क्रिएट होती हैं, जो उनका म्यूचुअल वर्किंग होती है उससे क्या होता है, उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, कॉस्ट की सेविंग होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन प्रोवाइड कंपनीज विद एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज दैट एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इनोवेशन पोटेंशियल। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक्सेस मिल जाती है, एक्सपर्टीज आ जाती है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे आपके बेनिफिट हो जाते हैं न्यू मर्जर एंड एक्विजिशन से कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है और न्यू टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इनहांस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू इंक्रीज्ड रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथेन्ड बैलेंस शीट। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है या पोजीशन होती है एक कंपनी की वो इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। किस तरीके से, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट होती है वो सेव होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथन मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस थे कि मर्जर एंड एक्विजिशन के आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस तो हमने देख लिया क्या क्या फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के, जैसे कि इंटीग्रेशन चैलेंज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफन फेस इंटीग्रेशन चैलेंज इंक्लूडिंग कल्चरल डिफरेंस, organizational conflict, organizational disruption and management complexities that can impact the success of combined entity। इंटीग्रेशन चैलेंज में क्या आता है, मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कल्चर का डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वर्क करने में डिसरप्शन होती है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो सक्सेस हैगी वो कंबाइंड एंटिटी की उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो ये चीज आती है आपकी इंटीग्रेशन चैलेंज के अंदर। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल रिस्क का डिसएडवांटेज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क सच एज ओवरपेइंग फॉर द टारगेट कंपनी, टेकिंग एन एक्सेसिव डेट, फेसिंग अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी और कॉस्ट और एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू ट्रांजैक्शन। क्या वो होता है, जो मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से अब अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उस पर रिस्क भी बढ़ जाता है, जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। और किस वजह से होता है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी डेट ज्यादा ले लेती है, अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी बढ़ जाती है या कोई कॉस्ट इनकर हो जाती है या फिर कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है ट्रांजैक्शन की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी हर्डल्स। तो मर्जर एंड एक्विजिशन आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी स्क्रूटिनी एंड अप्रूवल प्रोसेस दैट कैन डिले और प्रिवेंट द कंपटीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्टिकुलरली इन केस व्हेन एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन कंसर्न अराइज। क्या बोला है, कई सारी रेगुलेटरी हर्डल्स आती है, मतलब जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो उनको रेगुलेशंस के रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि रेगुलेटरी स्क्रूटिनी आ जाती है, अप्रूवल का प्रोसेस होता है उसमें डिले होने लगती है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से कंप्लीट नहीं हो पाती है कोई ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें कई सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारी रुकावटें आती हैं उनके मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसेस में भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंसर्न। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी अमंग एम्प्लॉय ऑफ बोथ द एक्वायरिंग एंड टारगेट कंपनी, लीडिंग टू मोरल इशू, टारगेट टैलेंट रिटेंशन चैलेंज, वर्क फॉर रिडंडेंसी एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय कंसर्न क्या होता है, जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो जो कंपनीज होती हैं दोनों ही, चाहे एक्वायरिंग कंपनी हो चाहे टारगेट कंपनी हो,
वो उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनका मोरल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं होता कि उनको जॉब पर रखा जाएगा, किन्हें रिटेन करा जाएगा, किन्हें रिटेन नहीं करा जाएगा, क्या-क्या उनको चेंजेस के साथ एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वर्कफोर्स रिडंडेंसी होती है और जो रेजिस्टेंस टू चेंज की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है रेपुटेशन रिस्क। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इम्पैक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्ड एज स्टेक होल्डर, कस्टमर, इन्वेस्टर एंड पब्लिक में परसीव द ट्रांजैक्शन नेगेटिवली ड्यू टू कंसर्न अबाउट ट्रस्ट, एथिक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोला है, रेपुटेशन को भी रिस्क आ जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से। जो स्टेक होल्डर होते हैं, कस्टमर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, वो कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शन कर लेती है, नेगेटिव ट्रांजैक्शन कर लेती है, मतलब जो अपना इंटरेस्ट हैगा उसे कंपनी के अंदर से कम कर लेती है, क्योंकि या तो दूसरी कंपनी के ऊपर उन्हें ट्रस्ट, एथिक, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम, ये सारे उन्हें इशू दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट को कम कर लेती हैं और इसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी खराब फिर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में फेल टू अचीव देयर इंटेंडेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इफ देयर इज अ लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द कंपनीज कल्चर, बिजनेस मॉडल, गोल्स, एग्जीक्यूशन प्लान, रिजल्टिंग इन सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और वैल्यू क्रिएशन। क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट का डिसएडवांटेज है कि अगर मर्जर एंड एक्विजिशन फेल हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज आएंगी दोनों वो अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगी। और अलाइनमेंट किस लिए नहीं हो पाता है, कंपनी के कल्चर की वजह से, बिजनेस मॉडल की वजह से, गोल्स, एग्जीक्यूशन प्लान और सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इससे कंपनी की हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता है और ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है कंपनी के लिए। ठीक है, ये था आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हैगा वो हैगा आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस का। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है, तो अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू म्यूचुअल गोल्स, शेयर रिसोर्स, कैपेबिलिटी एंड रिस्क एंड क्रिएट सिनर्जी दैट बेनिफिट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती हैं, ये एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में, जिसके अंदर वो अपने म्यूचुअल गोल्स, जो जो उन कंपनीज के गोल है उन्हें परस्यू करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं, अपने रिस्क को शेयर करते हैं और आपस में मिलकर सारे साइनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी पार्टी उस स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्वॉल्व होती हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। तो वो कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। Strategic alliance can take various forms ranging from joint venture and partnership to collaboration and consortia and are typically formed to leverage complementary strength, access new market technology or expertise and enhance competitive advantage in a rapidly changing business environment. स्ट्रेटेजिक अलायंस कई सारे तरीकों से हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर की मदद से, पार्टनरशिप की मदद से, कोलैबोरेशंस की, कंसोर्शिया की मदद से। और ये करा किस लिए जाता है, जिससे न्यू मार्केट की एक्सेस मिल सके, न्यू टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल सके, न्यू एक्सपर्टीज की एक्सेस मिल सके और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सके। ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस की। जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है वो किस किस टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस में हमारे पास पहला आएगा ज्वाइंट वेंचर। अ ज्वाइंट वेंचर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर कंपनी टू परस्यू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, वेंचर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी टुगेदर, शेयरिंग रिसोर्सेज, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ये एक तरीके की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में आती हैं किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक वेंचर बनाने के लिए या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टुगेदर एक्वायर करने के लिए, जिसके अंदर वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, अपने मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज को शेयर करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करती हैं, जैसा भी उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड करा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इक्विटी अलायंस। तो इन एन इक्विटी अलायंस पार्टनर इन्वेस्ट इन ईच अदर बिजनेस बाय एक्वायरिंग ओनरशिप स्टेक, शेयर और इक्विटी पोजीशन, अलाउइंग देम टू अलाइन देयर इंटरेस्ट, शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड कोलैबोरेट ऑन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इक्विटी अलायंस क्या होता है, इसके अंदर जो कंपनीज आपस में पार्टनरशिप करती हैं वो एक दूसरे के बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उनके स्टेक ओनरशिप को एक्वायर करके उसके बाद उनकी एक इक्विटी पोजीशन हो जाती है कंपनी के अंदर, उनका इंटरेस्ट हो जाता है, रिस्क और रिवॉर्ड वो दोनों चीजें शेयर करती हैं और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में कोलैबोरेशंस करती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अ नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर कंपनीज साइन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप टू पूल देयर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज टुगेदर। नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, एक अलायंस जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। तो नंबर 1 आता है हमारा एक्सेस टू न्यू मार्केट। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस इनेबल कंपनी टू एंटर न्यू मार्केट ज्योग्राफी और कस्टमर सेगमेंट बाय लिवरेजिंग देयर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क रिलेशनशिप एंड मार्केट नॉलेज। सबसे पहला एडवांटेज यही आता है, न्यू मार्केट की एक्सेस मिल जाती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर, वो एक दूसरे पार्टनर्स की ज्योग्राफिकल मार्केट कस्टमर सेगमेंट के अंदर अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपनी न्यू मार्केट के अंदर वो एंटर कर पाते हैं इजीली। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाता है उन्हें, न्यू नेटवर्क मिल जाता है अपने पार्टनर का, जिसकी वजह से उनकी मार्केट एक्सेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है रिसोर्स शेयरिंग। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस अलाउ कंपनी टू पूल रिसोर्स कैपेबिलिटी एक्सपर्टीज एंड एसेट्स टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस कॉस्ट, मिटिगेट रिस्क एंड एक्सेलरेट इनोवेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव। रिसोर्स शेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनीज होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करती हैं, मतलब एक साथ लाती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज, एक्सपर्टीज, एसेट सारी चीजों को इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है, साथ में एक्सपर्टीज मिलती है, कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, रिस्क मिटिगेट हो पाता है और इनोवेशन और ग्रोथ हो पाती है ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है रिस्क शेयरिंग का। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प कंपनी शेयर रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और वेंचर बाय स्प्रेडिंग फाइनेंशियल एक्सपोजर, ऑपरेशनल चैलेंज, मार्केट अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग पार्टनर। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे का रिस्क को भी शेयर करते हैं। जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें अगर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उस चीज को वो आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस ब्रिंग टुगेदर पार्टनर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, स्किल, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दैट एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सर्विस ऑफरिंग। और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब एक पार्टनर के पास जो स्ट्रेंथ नहीं है वो दूसरे पार्टनर के पास है अगर, तो उसका बेनिफिट सारे पार्टनर्स को मिलता है। तो इस तरीके से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बना देता है, जिससे उनकी पोजीशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सर्विस ऑफरिंग सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड नॉलेज ट्रांसफर। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फैसिलिटेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नॉलेज एक्सचेंज, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू कोलैबोरेशन विद पार्टनर हु ब्रिंग डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू द टेबल। और क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से लर्निंग एंड नॉलेज का ट्रांसफर होता है, अपॉर्चुनिटीज जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, प्रैक्टिस शेयरिंग होती है, मतलब जो भी स्किल्स होंगी उनके पास, पार्टनर्स के पास, वो आपस में शेयर करते हैं, जिससे एक डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है सारी जो भी उसमें पार्टनर्स कंपनीज होती हैं उन्हें। नेक्स्ट होता है साइनर्जीज एंड इनोवेशन। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फोस्टर साइनर्जीज दैट ड्राइव इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू क्रिएशन बाय कंबाइनिंग यूनिक कैपेबिलिटी, पर्सपेक्टिव एंड आइडिया फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। और क्या बोला है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से जो साइनर्जी का बेनिफिट मिलता है वो भी मिलता है, जिसकी मदद से क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी होने लगती है, वैल्यू क्रिएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन को, इस सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए कि स्ट्रेटेजिक अलायंस करने के क्या क्या आपके एडवांटेज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये स्ट्रेटेजिक अलायंस वाला कंसेप्ट भी फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो एन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो वैल्यू जिसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं और उसकी एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के, मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या प्राइस है, मतलब इंडिया का अगर 1 रुपया है तो वो अमेरिका के कितने रुपीज के बराबर होता है, इस चीज को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज दे डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी एंड इम्पैक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनका एक बहुत क्रूशियल रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर। जो अलग अलग करेंसीज होती हैं वो कंट्रीज के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्पैक्ट करती हैं एक तरीके से। ठीक है। अब बात आती है आपकी एक्सचेंज रेट होते कितने टाइप के हैं। तो पहला टाइप होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज पेग्ड और फिक्स्ड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, अ बास्केट ऑफ करेंसी और अ कमोडिटी लाइक गोल्ड।
क्या बोला है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जो कंट्रीज होती हैं उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स्ड होता है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में उसकी क्या वैल्यू मानी जाएगी। इसे हम गोल्ड जैसी कमोडिटी के बेसिस पर फिक्स कर देते हैं। सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट प्री डिटरमाइंड लेवल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करेंसी जहां पर होती है, एक्सचेंज रेट होता है जहां पर, वहां पर क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है या जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में इंटरवीन करती है इसके मार्केट के बीच में। एग्जांपल है ऐसी कंट्री का जहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और चाइना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या होता है, जो करेंसी का प्राइस डिटरमाइन होता है वो किसकी मदद से होता है, जो मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस होते हैं उनकी मदद से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मार्केट स्पेकुलेशंस। जो एक्सचेंज रेट में फैक्टर्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के, वो कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मार्केट स्पेकुलेशंस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मोस्ट मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, यूरो एंड जापानीज येन ऑपरेट अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यूएस डॉलर जो हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गए, ये सारे कौन से हैं जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के आपके एक्सचेंज रेट होते हैं। अब वही आपको फैक्टर डिस्कस करके बता रखे हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट इंक्लूड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सचेंज रेट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर वही आया आपका इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट इन अ कंट्री अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू एन एप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। अगर किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जो बाहर के इन्वेस्टर होंगे वो उस कंट्री में अपना पैसा ज्यादा लगाने को मतलब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो उस कंट्री की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। कन्वर्सली लोअर इंटरेस्ट रेट कैन रिजल्ट इन डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन रेट्स। तो कंट्रीज विद लो इन्फ्लेशन रेट्स जनरली हैव स्ट्रॉन्गर करेंसी एज देयर परचेजिंग पावर इज हाई। ऐसी कंट्री जिनका लो इन्फ्लेशन रेट होता है, मतलब जहां पर ज्यादा महंगाई नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है, उनकी परचेजिंग पावर हाई होती है, वहां की जो करेंसी होती है वो स्ट्रॉन्गर रहती है। हाई इन्फ्लेशन रेट कैन इरोड द वैल्यू ऑफ करेंसी। वहीं अगर कोई कंट्री ऐसी है जहां पर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो फैक्टर सच एज जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड बैलेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैन इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट बाय रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिकेटर में जैसे कि जीडीपी ग्रोथ हो गई, एम्प्लॉयमेंट रेट लेवल आ गया, ट्रेड बैलेंस आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीजों का भी एक्सचेंज रेट पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नेंस इश्यू इज एन कंट्री कैन इंपैक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड लीड टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का कितनी इंटरवेंशन है, ये सारी चीजों पर भी एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। इन्वेस्टर उन्हीं के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से फिर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है मार्केट स्पेकुलेशन। तो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इंगेजिंग इन स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन कॉज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन। उसके अलावा मार्केट स्पेकुलेशन मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी इस स्पेकुलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। वो शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशन ला देते हैं जिसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है उतने टाइम के लिए। ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर थे जो डिटरमाइन करते हैं आपके एक्सचेंज रेट को। तो देखिए अब आगे है हमारे पास थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट की आपकी क्या क्या थ्योरीज होती हैं। पहली हैगी परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। तो द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सजेस्ट दैट इन द लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी शुड एडजस्ट टू इक्वलाइज द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ईच कंट्री। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि लॉन्ग रन में हमें क्या करना चाहिए, जो दो कंट्रीज की करेंसीज हैं उनके बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसे इस तरीके से इक्वल करना चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विस हो एक बास्केट के, वो दोनों की वैल्यू इक्वलाइज हो जाए दोनों कंट्रीज में। देयर आर 2 वर्जन ऑफ पीपीपी। 2 तरीके की पीपीपी थ्योरी होती है। एब्सोल्यूट पीपीपी विच स्टेट दैट द एक्सचेंज रेट शुड इक्वलाइज द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन डिफरेंट कंट्री।
एब्सोल्यूट पीपीपी क्या कहती है कि जो एक जैसे गुड्स देंगे उनके दोनों कंट्री में प्राइस इक्वलाइज हो जाने चाहिए जो आइडेंटिकल गुड्स होते हैं। एंड रिलेटिव पीपीपी क्या कहती है, विच कंसीडर्ड चेंज इन रिलेटिव प्राइस लेवल ओवर टाइम, कि जो प्राइस लेवल है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग रिलेटिवली चेंज आना चाहिए, ये कहती है रिलेटिव पीपीपी थ्योरी। पीपीपी implies that exchange rate changes are driven by inflation differentiate between the country। जो पीपीपी थ्योरी है उसमें जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इन्फ्लेशन की मदद से जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है इसका आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। तो द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पोजिट दैट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट between two countries should be equal to expected change in exchange rate over a specified period। क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हैगा वो कैसा होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, जो उनके एक्सचेंज रेट के बीच में जो चेंज आ रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईआरपी इन्वेस्टर विल सीक हायर रिटर्न इन कंट्री विद हायर इंटरेस्ट रेट। जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंट्री में पैसा लगाना इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है, लीडिंग टू कैपिटल फ्लो दैट विल एडजस्ट द एक्सचेंज रेट टू मेंटेन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। और इससे फिर क्या होता है, उस कंट्री में कैपिटल का फ्लो होता है, उससे एक्सचेंज रेट एडजस्ट होता है और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेंटेन रहता है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये दो थ्योरी आपको कवर करनी है, सिर्फ इतना ही कवर करना थ्योरी, और इससे ज्यादा इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टेन बिजनेस फंक्शन और प्रोसेस टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर रेदर देन हैंडलिंग देम इन हाउस। आउटसोर्सिंग क्या है, ये एक तरीका है जिसमें हम जो हमारे बिजनेस फंक्शन है उसे किसी बाहर की एंटिटी को या बाहर के इंडिविजुअल को दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए, रेदर देन कि उन्हें हम खुद परफॉर्म करें, हम किसी और से परफॉर्म करवा लेते हैं और उसके लिए हम उन्हें पे करते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है आउटसोर्सिंग। दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलाउ कंपनी टू फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी। इससे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर फोकस कर पाते हैं, जो एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज होती हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं, while leveraging the specialized expertise, resource and cost efficiency of third party vendor। और ये किससे लेते हैं, जो ये आउटसोर्सिंग की सर्विस है, जो थर्ड पार्टी होती है, जो उस चीज में एक्सपर्टीज होती है, जिसके पास उससे रिलेटेड रिसोर्स होते हैं, कोस्ट एफिशिएंसी जो मेंटेन कर सकते हैं, उनसे ये सर्विस लेते हैं। Outsourcing can encompasses a wide range of activity including information technology service, customer support, manufacturing, human resource, accounting, marketing and more। आउटसोर्सिंग के अंदर कई सारी तरीके की एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको आउटसोर्स कर दें, कस्टमर सपोर्ट की सर्विस होती है उसे आउटसोर्स कर दें, मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस होती है वो आउटसोर्स कर दें, अकाउंटिंग की सर्विस, मार्केटिंग की और कई जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सभी को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कंपनीज करती क्यों है, तो नंबर 1 आता है कॉस्ट सेविंग है। तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कंपनी ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। जिन कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं। बाय आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शन टू कंट्रीज विल with lower labor cost, companies can achieve significant saving on wage, infrastructure, training and overhead expense। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो नॉन कोर फंक्शन है कंपनीज का जिसमें उनकी ज्यादा लेबर लोअर लेबर कॉस्ट होती है कंपनीज की, जिन कंट्रीज में वहां पर आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे जो हमारी कंट्री में जो हमारी कॉस्ट होती है वेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग की, ओवरहेड की, वो सारी कॉस्ट सेव हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड स्किल्स। तो आउटसोर्सिंग इनेबल बिजनेस टू एक्सेस अ पूल ऑफ स्पेशलाइज्ड टैलेंट एंड एक्सपर्ट दैट मे नॉट बी अवेलेबल इंटरनली। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज मिलती है हमें काम करने में, जो हमारे पास हमारी कंपनीज के अंदर नहीं है। जब हम आउटसोर्स करते हैं तो किसी एक्सपर्टीज कंपनी को या एक्सपर्ट इंडिविजुअल को अपना वर्क आउटसोर्स करते हैं, उससे हमारे वर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। Service provider often have dedicated team with specific skill and experience in areas such as IT development, digital marketing, data analytics and more। इसमें क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास उससे रिलेटेड सारी स्किल्स होती हैं, सारी एक्सपर्टीज होती है, सारा एक्सपीरियंस होता है और सारी रिसोर्सेज होते हैं जिसकी मदद से वो हमारे वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। तो आउटसोर्सिंग अलाउ कंपनीज टू कंसंट्रेट ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। आउटसोर्सिंग क्या अलाउ करती है कंपनी को अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है।
By delegating routine or non-essential tasks to external partner, organization can streamline operation. अपने नॉन रूटीन और जो रूटीन और नॉन एसेंशियल टास्क है उसे अपने आउटसोर्स प्रोवाइडर को मतलब सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स करके क्या करती हैं, जो उनका ऑपरेशन है उसे स्ट्रीमलाइन करती हैं, मतलब स्मूथली रन करती हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और एंड एलोकेट रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, और वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर पाती हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट फ्लक्चुएशन डिमांड ऑन सीजनल रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, आउटसोर्सिंग से स्केलेबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डिमांड और जो डिमांड में फ्लक्चुएशन की वजह से आती है। कंपनीज कैन इजीली एडजस्ट द लेवल ऑफ आउटसोर्स सर्विस बेस्ड ऑन बिजनेस नीड विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ हायरिंग एंड मैनेजिंग एडिशनल स्टाफ इंटरनली। कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग का लेवल को एडजस्ट कर सकती है, जब जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उतनी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर सकती हैं। इससे कंपनीज की जो एक कॉस्ट होती है, कांस्टेंट होता था कि हाँ अगर हमारी एक्टिविटीज बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो हमें स्टाफ को हायर करना पड़ेगा वो परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आउटसोर्स प्रोवाइडर को बताना होता है, अब वो देखेगा उसे कैसे परफॉर्म करना है। कंपनीज का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट या कॉन्स्टेंट नहीं होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी। तो आउटसोर्सिंग कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी बाय अलाउइंग एम्प्लॉय टू फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू बिजनेस ग्रोथ। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि एम्प्लॉय अपनी जो हाई वैल्यू टास्क है उनके ऊपर फोकस कर पाते हैं, जो कि डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ में और इनोवेशन में हेल्प करता है। बाय ऑफलोडिंग रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। कंपनीज अपना ऐसा फंक्शन जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, रिपीटेटिव फंक्शन है, उसे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को आउटसोर्स करके क्या कर पाती हैं, अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मिटिगेशन। तो आउटसोर्सिंग कैन हेल्प मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टेन बिजनेस फंक्शन। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो हमारा रिस्क होता है कुछ बिजनेस फंक्शन के साथ, जैसे कि कंप्लायंस वगैरह, साइबर सिक्योरिटी हो गई आपकी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, सर्विस प्रोवाइडर ऑफन हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस, बेस्ट प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटी मेजर इन प्लेस टू इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये सारी जो रिस्क होते हैं वो सारे कौन देखता है, आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर के होते हैं। इसमें कंपनी का कोई भी रिस्क नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आउटसोर्स्ड एक्टिविटी के लिए पेमेंट करनी होती है, उसी में उनका रिस्क कवर हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन। तो आउटसोर्सिंग कैन फैसिलिटेट ग्लोबल एक्सपेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, लोकल एक्सपर्टीज एंड कल्चरल इनसाइट्स। कंपनी कैन लिवरेज आउटसोर्सिंग पैटर्न इन डिफरेंट रीजन टू सपोर्ट मार्केट एंट्री, लोकलाइजेशन एक्सपर्ट एंड एफर्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। इससे क्या होता है, कंपनीज का ग्लोबली एक्सपेंशन होता है क्योंकि आउटसोर्सिंग की मदद से क्या होता है, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस मिल जाती है, कंपनीज को लोकल एक्सपर्टीज भी मिलती है उन्हें, और कल्चरल इनसाइट्स भी मिलती है, जिसकी वजह से उनका ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन हो पाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट कवर हो जाता है। अब इसमें रह गया है आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। इससे आगे का कंटेंट जो आपका ये कंटेंट है, और इसके बाद एक और कंसेप्ट रह गया है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, वो करेंगे हम वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर कवर। जो एक छोटी सी वीडियो बनने वाली है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपका ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी और उसी के साथ आपका ये जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।